नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के पहले चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आज के इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं शिक्षा के क्षेत्र में रियल आर्ट्स को इंक्लूड करना चाहता हूं ताकि हम पढ़ाई को और भी आकर्षक और इंटरेस्टिंग बना सकें। ओके, सो लेट्स स्टडी यूपीएससी विथ रियल आर्ट्स एंड लेट्स इंक्लूड रियल आर्ट्स इन एजुकेशन। ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को लेकर सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि अंग्रेजों का भारत आने के पीछे क्या क्या उद्देश्य थे। हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच किस तरह से व्यापार करती थी, कैसे व्यापार करती थी और इनमें किन किन चीज़ों का आदान प्रदान शामिल था। दोस्तों, यूरोप से कंपनी भारत और चीन क्या लेकर आती थी और इन देशों से यूरोप क्या लेकर जाती थी। हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से यूरोप, चीन और अन्य देशों को क्या क्या निर्यात करती थी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अफीम की खेती और अफीम युद्ध के पृष्ठभूमि को भी समझेंगे। दोस्तों, हम समझेंगे कि अफीम की खेती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय चीन से भारत और यूरोप को क्या क्या निर्यात करती थी। हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत, चीन और यूरोप के बीच हुए इस त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को किस तरह से मजबूत किया। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन को क्या क्या लाभ हुए। साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस त्रिकोणीय व्यापार से इस समय भारत के कारीगरों, किसानों और समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। इन सभी विषयों को आज के इस वीडियो में हम विस्तार से और बड़ी ही आसानी से समझेंगे दोस्तों। ओके, इससे पहले दोस्तों मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरह की हमारी और भी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि यार ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप सही दिशा में मेहनत करने वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसे सपोर्ट करेंगे। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। दोस्तों, वैसे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के भारत आने के बहुत सारे उद्देश्य थे, लेकिन इनका सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य भारत के साथ अधिक से अधिक व्यापार कर यहाँ से अधिक मुनाफा कमाना था दोस्तों। अर्थात भारत में व्यापार करने का उनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना था दोस्तों। वे भारत को एक विशाल बाजार और कच्चे माल के स्रोत की तरह देखते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के बीच व्यापार करती थी दोस्तों, जिनमें मसाले, कपास, रेशम, नील, शोरा, चाय, अफीम और नमक जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान शामिल था। इस समय इन वस्तुओं की यूरोप में भारी मांग थी दोस्तों। यूरोप से लाए गए सामानों को वे भारत और चीन में बेचते थे और फिर इन देशों से सामान खरीदकर उन्हें यूरोप ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचा करते थे, जिससे उन्हें भर भर के मुनाफा होता था। इनका दूसरा उद्देश्य था दोस्तों प्रतिस्पर्धी यूरोपीय तथा अन्य विदेशी शक्तियों को पीछे छोड़ना। दोस्तों, यूरोप में इस समय पुर्तगाल और डच पहले से भारत में व्यापार कर रहे थे। इसके अलावा अरब व्यापारियों ने यहाँ के व्यापार में पहले से ही अपना पैर जमा रखा था। अंग्रेजों का उद्देश्य इन प्रतिद्वंदियों को हटाकर भारत में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना था दोस्तों। इसके लिए उन्होंने समय समय पर अनेक युद्ध भी किए और इस तरह अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत के व्यापार से बाहर करने का प्रयास किया दोस्तों। इनका तीसरा उद्देश्य था दोस्तों राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करना तथा सैन्य नियंत्रण स्थापित करना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में व्यापार के बहाने भारत आई थी दोस्तों, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार के बाद कंपनी का उद्देश्य भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना हो गया, ताकि वे भारतीय संसाधनों और अर्थव्यवस्था को अपने हित में नियंत्रित कर सके दोस्तों। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के कई क्षेत्रों पर अपना राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित कर लिया दोस्तों, ताकि इन्हें व्यापार में कोई भी बाधा न आए। इनका चौथा उद्देश्य था दोस्तों कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा भारत को ब्रिटिश माल का बाजार बनाना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के उद्योगों के लिए कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर सस्ते दामों पर कच्चा माल उपलब्ध कराना चाहती थी दोस्तों। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों जैसे ऊनी कपड़े, धातु के सामान इत्यादि के लिए एक बड़ा बाजार बनाने का लक्ष्य रखा था। अपने इस उद्देश्य में वे भारत को एक विशाल बाजार और कच्चे माल के स्रोत के रूप में देखते थे दोस्तों। वे भारत से कपास, नील, चाय और अफीम जैसी चीज़ें सस्ती दरों पर प्राप्त कर इंग्लैंड में बेचा करते थे और वहाँ के उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराया करते थे दोस्तों। इसके लिए भारत में एक तरफा मुक्त व्यापार नीति लागू की गई, जिससे भारतीय उद्योगों को नुकसान हुआ और भारत में ब्रिटिश माल को बढ़ावा मिला।
इनका पांचवा उद्देश्य था दोस्तों उपभोक्ता बाजार की खोज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए एक बड़े उपभोक्ता बाजार की तलाश में था और इसके लिए भी उन्होंने भारत को चुना, क्योंकि उस समय भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार था दोस्तों। अंग्रेज भारत को अपने ब्रिटिश माल का बाजार बनाना चाहते थे। इनका छठवां उद्देश्य था दोस्तों साम्राज्यवाद और उपनिवेशीकरण। कंपनी के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना और भारत को औपनिवेशिक नियंत्रण में लाना था दोस्तों। इसके अलावा राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित करने के बाद कंपनी ने अपने उद्देश्यों की लिस्ट में एक और उद्देश्य जोड़ लिया था दोस्तों, जो है राजस्व और भूमि से आय अर्जित करना। कंपनी ने भूमि राजस्व व्यवस्था लागू कर किसानों से अधिक कर वसूला और जमीन की मालगुजारी को आमदनी का बड़ा स्रोत बनाया। साथ ही कंपनी ने भारत में सामाजिक और धार्मिक प्रभाव भी डाला दोस्तों। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभ में मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था दोस्तों, लेकिन समय के साथ इसने ईसाई मिशनरियों को भारतीय समाज और शिक्षा पर प्रभाव डालने के लिए प्रोत्साहित किया। चार्टर एक्ट 1813 के बाद कंपनी ने मिशनरियों को सामाजिक और शैक्षिक सुधार के लिए आर्थिक रूप से मदद भी की, जिससे वे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कर सके। तो ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आने के पीछे का उद्देश्य दोस्तों। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य व्यापार भारत, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच था दोस्तों, इसलिए अब हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच किस तरह से, कैसे और किन चीज़ों का व्यापार करती थी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से यूरोप और अन्य देशों को क्या क्या निर्यात करती थी। तो देखो दोस्तों, इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत से मसाले, कपास, सूती कपड़े, रेशम, नमक, अफीम, नील और अन्य वस्तुएं यूरोप भेजी जाती थीं। यूरोप में भारतीय मसालों और रेशम के साथ साथ इस समय भारतीय कपास की भी भारी मांग थी दोस्तों, जिससे ब्रिटेन का वस्त्र उद्योग भी तेजी से विकसित हुआ। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय भारत के बंगाल, मद्रास, सूरत और गुजरात से कपास और सूती कपड़े अपने बड़े बड़े जहाज़ों में समुद्र के रास्ते ले जाकर लंदन, यूरोप और अफ्रीका में निर्यात करता था। वे मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, जायफल इत्यादि को दक्षिण भारत और मलक्का से यूरोप भेजा करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस समय भारत के बंगाल और चीन से यूरोप के अमीर वर्गों के लिए रेशम यानी सिल्क भेजा जाता था दोस्तों। बंगाल और बिहार से नमक यानी साल्ट पीटर को पूरे यूरोप को भेजा जाता था, जो यूरोपीय युद्धों में इस्तेमाल होते थे। दोस्तों, सॉल्ट पीटर उस समय गन पाउडर बनाने का एक मुख्य घटक हुआ करता था, जिसकी ज़रूरत इस समय पूरे यूरोप को थी, ताकि वे इसे अन्य यूरोपीय व्यापारियों के साथ युद्धों में इस्तेमाल कर सके। क्योंकि भारत के नमक यानी सॉल्ट पीटर से उस समय बारूद बनाया जाता था दोस्तों, जो ब्रिटेन और यूरोप की युद्ध मशीनरी के लिए बहुत ज़रूरी था, और इस समय भारत से उन्हें अच्छे खासे सॉल्ट पीटर मिल जाते थे। दोस्तों, इस समय यूरोप में प्राकृतिक नीले रंग की भारी मांग थी, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बड़े पैमाने पर नील की खेती शुरू करवाई। इसकी खेती सबसे पहले 1777 में बंगाल में शुरू हुई थी दोस्तों, और बाद में ये बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में भी फैल गई। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से जबरन नील की खेती करवाई। जो किसान मना करते थे उन्हें सजा और प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी दोस्तों। नील की खेती से जमीन जल्दी बंजर हो जाती थी, जिसके कारण किसान आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते थे दोस्तों। इसके बावजूद अंग्रेज किसान से नील बहुत कम दाम में खरीदते थे और यूरोप में महंगे दामों में बेचा करते थे दोस्तों। किसानों को नील की खेती के लिए कर्ज दिया जाता था दोस्तों, लेकिन उस पर ब्याज बहुत अधिक होता था, जिससे वे कर्ज के जाल में भी फंस जाते थे। अब बात करते हैं दोस्तों अफीम की खेती और अफीम युद्ध के पृष्ठभूमि के बारे में। आखिर अफीम की खेती और उसका व्यापार अंग्रेजों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था? तो देखो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से मसाले, कपास, सूती कपड़े, रेशम, नील और नमक यूरोप तो भेजती ही थी। इसके अलावा भारत से कंपनी अफीम का उत्पादन कर उसे चीन में बेचा करती थी, जिससे उन्हें ढेर सारा चांदी प्राप्त होता था दोस्तों। अफीम के व्यापार से प्राप्त इस चांदी को कंपनी भारत में निवेश करती थी दोस्तों, और भारत से सामान खरीदकर उसे यूरोप के बाजारों में ले जाया करती थी, ताकि वे उन्हें यूरोप में ऊंचे दामों पर बेच सके। दरअसल इस समय चीन के चाय की लोकप्रियता के कारण ब्रिटेन में चांदी की भारी निकासी होने लगी थी दोस्तों, क्योंकि चीन को चाय के बदले सिर्फ चांदी ही स्वीकार थी, जिससे ब्रिटेन की चांदी की निकासी बढ़ गई थी दोस्तों। चाय के बदले चांदी की इस भारी निकासी के कारण ब्रिटेन को चीन के साथ व्यापार में बहुत घाटा हो रहा था दोस्तों,
जिसे संतुलित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अफीम का उत्पादन कर उसे चीन में बेचना शुरू किया। दोस्तों, इस समय कंपनी द्वारा भारत के बिहार और बंगाल से अफीम को लेकर चीन को तस्करी के रूप में निर्यात किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार और बंगाल में अफीम उगाती थी दोस्तों, और इसे अवैध रूप से चीन में बेचा करती थी। चीन में अफीम की तस्करी एक अत्यंत विवादास्पद और अवैध गतिविधि थी दोस्तों इस समय, और चीन ने इसका जमकर विरोध भी किया। उन्होंने अफीम के आयात पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े पैमाने पर जबरन और गुप्त रूप से अफीम की तस्करी को जारी रखा, जिससे चीन में सामाजिक और आर्थिक संकट भी पैदा हुआ, क्योंकि धीरे धीरे चीन में लोगों को अफीम के नशे की लत लगने लगी थी दोस्तों, जिससे चीन को ब्रिटेन को चांदी देने के लिए मजबूर होना ही पड़ता था। आगे चलकर इसी के कारण 1839 में अफीम युद्ध हुए, जिनमें ब्रिटेन ने चीन को हराकर चीन में अपने अफीम के व्यापार को जारी रखा दोस्तों। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम की कुछ मात्रा यूरोप भी भेजा करती थी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय चीन से भारत और यूरोप को क्या क्या निर्यात करती थी। दोस्तों, जिस प्रकार भारत से यूरोप को सूती कपड़ा, मसाले, रेशम, नील, अफीम और नमक भेजा जाता था, ठीक वैसे ही चीन से चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन, जिसे हम पोर्सलिन भी कहते हैं, ये सभी चीज़ें यूरोप निर्यात किए जाते थे। इसमें सबसे पहला है चाय का निर्यात। दोस्तों, इस समय 18वीं और 19वीं सदी में चीन की चाय ब्रिटेन और अमेरिका में अत्यंत लोकप्रिय थी। 1698 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन और चाय के इस व्यापार पर अपना व्यापारिक एकाधिकार कायम कर रखा था दोस्तों। हालांकि 1833 के बाद चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। चीन के कैंटन नामक स्थान से, जो वहां के ग्वांगझोउ सिटी के अंदर पड़ता है, यहां से चाय लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटेन और अमेरिका में इसे बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था दोस्तों। इसमें दूसरा है दोस्तों रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्यात। दोस्तों, इस समय चीन का बढ़िया रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन चीन से यूरोप भेजे जाते थे। इसके अलावा चीन से कस्तूरी और औषधि जड़ी बूटियां भी यूरोप और भारत को निर्यात किया जाता था। हालांकि इनका व्यापार चाय, रेशम और पोर्सलिन अर्थात चीनी मिट्टी के बर्तन जितना बड़ा नहीं था। भारत और चीन से वस्तुएं खरीदने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भुगतान के रूप में ज़्यादातर चांदी और सोना का ही इस्तेमाल करती थी दोस्तों, क्योंकि चीन विशेष रूप से चाय के बदले चांदी ही स्वीकार करता था। अंग्रेज समय समय पर इन वस्तुओं को यूरोप से समुद्र के रास्ते भारत और चीन लाया करते थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय यूरोप से भारत और चीन को किन चीज़ों का आयात करती थी। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस समय यूरोप से भारत और चीन को आयात किए जाने वाले सामानों में कई चीज़ें शामिल थी, जिसमें सबसे पहला है ऊनी कपड़ों का आयात। दोस्तों, इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से ऊनी कपड़े लाकर उन्हें भारतीय और चीनी बाजारों में बेचा करती थी, लेकिन यहाँ इन वस्तुओं की मांग काफ़ी कम थी, क्योंकि इस समय भारत में पारंपरिक वस्त्र उद्योग पहले से ही मजबूत था और ऊनी कपड़े स्थानीय जलवायु के लिए भी उपयुक्त नहीं थे। इसलिए इनकी बिक्री भारत में सीमित थी और उतनी भी नहीं हो पाती थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इससे प्राप्त मुनाफे से भारत में ठीक ठीक व्यापार कर सके दोस्तों। इसमें दूसरा आयात की चीज़ें जो शामिल थी दोस्तों, वो है हथियार और गोला बारूद का आयात। दोस्तों, यूरोप से हथियार और गोला बारूदों को भारत और अन्य उपनिवेशों में लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी वहां के सैनिकों और स्थानीय राजाओं को बेचा करती थी, ताकि इन्हें वे अपने युद्धों में उपयोग कर सके। कंपनी इन हथियारों और गोला बारूदों का इस्तेमाल अपनी सेना, युद्धों और खुद की सुरक्षा में भी करती थी। इसके बाद इसमें तीसरा आयात की चीज़ें जो शामिल थी दोस्तों, वो है चांदी और सोने का आयात। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से बड़ी मात्रा में चांदी और सोना भारत और चीन भेजती थी, क्योंकि चीन और भारत से कंपनी जो सामान खरीदती थी उसका भुगतान मुख्यतः चांदी में ही किया जाता था। सोने का आयात भी होता था, लेकिन चांदी का उपयोग अधिक होता था दोस्तों, खासकर चीन के साथ व्यापार में। ओके, और इसमें चौथा आयात की चीज़ें जो शामिल थी दोस्तों, वो है ब्रिटेन की औद्योगिक वस्तुओं का आयात। दोस्तों, ब्रिटेन में बनी कुछ औद्योगिक वस्तुएं जैसे ऊनी कपड़े और धातु के सामान भारत में बेचे जाते थे, लेकिन यहाँ इनकी मांग कम थी, क्योंकि शुरुआत में भारत में पारंपरिक उद्योग पहले से ही मजबूत थे। लेकिन यूरोप, भारत और चीन के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के इस त्रिकोणीय व्यापार से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में सस्ते ब्रिटिश माल का आयात बढ़ गया दोस्तों, जिससे भारतीय बुनकरों, कारीगरों, दस्तकारों और शिल्पकारों को बहुत नुकसान हुआ। दोस्तों, इस समय ब्रिटेन से भारत और चीन को चांदी, सोना, ऊनी कपड़े और हथियार आदि समुद्री मार्ग से ही भेजे जाते थे।
अब बात करते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस त्रिकोणीय व्यापार से इस समय भारत के कारीगरों, किसानों और समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। तो देखो दोस्तों, कंपनी के इस व्यापार से भारतीय कारीगरों, किसानों और समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। दोस्तों, इस समय भारत में कंपनी ने किसानों को अफीम की खेती करने के लिए विवश किया। उन्हें उनकी मजदूरी के कम दाम दिए गए और खेती न करने पर किसानों को दंडित भी किया जाता था। एक तरफ कंपनी को अफीम के इस व्यापार से भारी मुनाफा हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ इस शोषणकारी प्रणाली के कारण पूर्वांचल अर्थात बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से और अधिक गरीब होते चले गए। इस समय अफीम की खेती इतनी ज़्यादा होने लगी थी दोस्तों कि इसके कारण खाद्यान्न उत्पादन भी घटने लगा था, जिससे 1770 के बंगाल अकाल जैसी त्रासदियां उत्पन्न हुई और लाखों लोगों की मौत हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक और औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियों के कारण भारत की पारंपरिक कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद होकर बंद हो गए दोस्तों। भारतीय बुनकरों, कारीगरों, दस्तकारों और शिल्पकारों का सस्ते ब्रिटिश माल के आगे टिकना मुश्किल हो गया, जिससे उनकी आजीविका छिन गई और बेरोजगारी बढ़ गई। लगभग सभी पारंपरिक उद्योग बर्बाद हो गए और समाज में गरीबी व असमानता बढ़ गई दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत, चीन और यूरोप के बीच के इस त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया, जिससे वहां औद्योगिक क्रांति स्थापित हुई। इससे ब्रिटेन में मशीनों का उपयोग तेजी से होने लगा, नई तकनीकें, नए कारखाने स्थापित होने लगे। साथ ही साथ वहां शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन भी हुए। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में मशीनों से बड़े पैमाने पर सस्ता कपड़ा और अन्य सामान बनने लगे दोस्तों। सस्ते और मशीन निर्मित ब्रिटिश कपड़े तथा अन्य सामानों की बाढ़ भारतीय बाजारों में आ गई, जिससे भारतीय बुनकरों, कारीगरों और दस्तकारों के हस्त निर्मित उत्पादों की मांग तेजी से घट गई। 1813 के चार्टर एक्ट और मुक्त व्यापार की नीतियों के चलते ब्रिटिश माल भारत में बिना रोक टोक के आने लगा, जबकि ब्रिटिश सरकार की नीतियों के तहत भारतीय वस्त्रों के निर्यात पर भारी कर लगाए गए थे। इस असमान प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय कारीगरों के उत्पाद ब्रिटिश मशीन निर्मित सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप लाखों बुनकर, दस्तकार और शिल्पकार बेरोजगार हो गए। उन्हें या तो कृषि में मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा या फिर वे गहरी गरीबी में चले गए। शहरी और पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग उजड़ने लगे और वे भी लगभग समाप्त होने लगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी और भी बढ़ती चली गई। पारंपरिक उद्योगों के पतन ने भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया दोस्तों, और भारत को कच्चे माल के निर्यातक तथा ब्रिटिश माल के बाजार के रूप में बदल दिया। अंततः 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था दोस्तों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था। इस एक्ट के बाद अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे, लेकिन कंपनी को चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार अभी भी मिला रहा दोस्तों। बाद में 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया, और इस तरह कंपनी को एक प्रशासनिक संस्था यानी सरकारी निगम में बदल दिया गया। इसलिए 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। हालांकि कंपनी का औपचारिक विघटन 1 जून 1874 को ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873 के तहत हुआ। यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने और भारत पर ब्रिटिश राज की स्थापना का एक महत्वपूर्ण कदम था दोस्तों। 1858 के बाद कंपनी के पास कोई प्रशासनिक या व्यापारिक शक्ति नहीं रही, लेकिन कानूनी रूप से उसका अस्तित्व 1874 तक बना रहा। अब बात करते हैं दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार से क्या लाभ होता था। तो देखो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत और चीन से ली गई वस्तुओं को यूरोप में महंगे दामों पर बेचा जाता था, जिससे यूरोप में कंपनी को भारी मुनाफा होता था। कंपनी ने भारत से मिलने वाले कच्चे माल जैसे सूती कपड़ा इत्यादि को ब्रिटेन की मिलों में भेजा, जिससे ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति भी मजबूत हुई। अफीम के व्यापार से कंपनी को चीन से चांदी प्राप्त होती थी दोस्तों, जिसे वह भारत में उपयोग कर बड़े आसानी से व्यापार कर सकती थी और ढेर सारा सामान खरीदकर उसे यूरोप में भेज सकती थी। इस त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपार संपत्ति और शक्ति प्रदान की। धीरे धीरे कंपनी ने भारत में कर वसूली और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया दोस्तों, जो आगे चलकर ब्रिटिश राज में बदल गया। और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने में सफल रही दोस्तों। संक्षेप में बात करें तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से भारत से कपास, सूती कपड़े, मसाले, रेशम, अफीम,
नील और नमक का निर्यात करती थी और यूरोप तथा चीन में इन्हें ले जाकर बेचती थी। इसी तरह चीन से चाय, रेशम और पोर्सिलिन लेकर इन्हें ब्रिटेन भेजा जाता था दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू में चाय मुख्य रूप से चीन से यूरोप भेजी। भारत में चाय की खेती 1830 के बाद शुरू हुई दोस्तों और तब से भारत से भी चाय का निर्यात होने लगा। यूरोप से कंपनी भारत और चीन के लिए ऊनी वस्त्र, चांदी और सोना लेकर आती थी दोस्तों, जिसका उपयोग स्थानीय व्यापारिक लेन देन में किया जाता था, खासकर चाय और अन्य सामान खरीदने के लिए। ब्रिटेन के औद्योगिक सामान भी भारत और चीन लाए जाते थे दोस्तों, लेकिन यूरोप से लाए गए इन सामानों की भारत और चीन में मांग सीमित थी। चांदी और सोना मुख्य रूप से भुगतान के लिए लाया जाता था, न कि व्यापारिक वस्तु के रूप में। कंपनी का यह व्यापार नेटवर्क भारत, चीन और यूरोप के बीच त्रिकोणीय व्यापार पर आधारित था दोस्तों, जिसमें अफीम का व्यापार विशेष रूप से लाभदायक था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जिसमें हमने देखा कि अंग्रेज किन किन वस्तुओं का कहां से व्यापार करते थे, क्या लाते थे और क्या ले जाते थे। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों अंग्रेजों के भारत में हुए कुछ खास युद्धों के बारे में। इन युद्धों के जीतने और हारने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना फायदा और कितना नुकसान पहुंचा, कैसे इन्होंने भारत में अपनी ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज बनाई, हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद हम यह भी देखेंगे कि इस समय बंगाल की क्या स्थिति थी, बंगाल पर कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन का शिकंजा कसा, क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी थी दोस्तों। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस से पुनर्जीवित करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने आने वाली वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों और इन्हें एक एक करके समझते चलेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको हमारी इसी तरह की और भी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।